नमस्कार। रात के 10 बजने वाले हिंदी न्यूज में दर्शक की आवाज को अंजाम देने वाला शो घंटी बजाओ लेकर आ गया हूं मैं अनुराग मुस्कान। पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसका पूरा परिवार केरल में संघ स्वयंसेवकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला जोर शोर से उठा रहा है। शिकायत भी की जा रही है कि मेहर कौर जेएनयू राज्यद्रोह के आरोपी उमर खालिद के लिए लोग मोमबत्तियां जलाते हैं। आतंकियों की मौत माफी के लिए रात को अदालतें खुलवा लेते हैं। पर केरल में दक्षिण पंथियों की राजनीतिक हत्या पर सबके मुंह पर ताले लग जाते हैं। न जमीन पर न सोशल मीडिया पर कहीं भी कोई विरोध नहीं होता। क्या सच है इन आरोपों का? क्या सच है उस राजनीति का जो दिल्ली में सहिष्णुता के नारे लगाती है पर जब केरल पहुंचती है तो खून की प्यासी हो जाती है? बड़े मुद्दे पर छोटी कोशिश है ताकि हमारे दर्शक सच को जान सकें, उसे समझ सकें। धर्म और जातियों के घमासान पर आधारित उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन देश का एक राज्य ऐसा है जहां इन दिनों खूनी राजनीति का लेफ्ट राइट हो रहा है। किसी के हाथ पैर काटे जा रहे हैं, किसी कार्यकर्ता को बम से उड़ा दिया जा रहा है, कोई घर में घेरकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। यूं तो राजनीति का ये रक्त चरित्र देश के दक्षिणी राज्य केरल में दिखता है, लेकिन दिल्ली तक इस खूनी राजनीति के लेफ्ट राइट की गूंज उठी है। And it is RSS which has been making provocative statement. 10 महीने के अंतराल में जो कि वो आए हैं उसमें 14 लोगों की हत्या की जा चुकी है। आरएसएस अपना प्रभाव जमाने के लिए, कम्युनिस्ट की सरकार को पदच्युत करने के लिए साजिश में लगा हुआ है। कम्युनिस्टों का हिंसा की राजनीति में ही विश्वास है। केरल की सरकार मार्क्सवादी गुंडों को प्रोत्साहित कर रही है। वो डंडा तंत्र और वो कहीं ना कहीं जो है वो अराजकता और क्राइम पर विश्वास करने वाले लोग हो गए हैं। तारीख 2 मार्च, जगह केरल के कोझिकोड में संघ मुख्यालय। अचानक बम से हमला होता है। आरोप सीपीएम के कार्यकर्ताओं पर लगता है। तारीख 1 मार्च, जगह उज्जैन। संघ के प्रचार प्रमुख रहे कुंदन चंद्रावत सीपीएम नेता और केरल के मुख्यमंत्री विजयन का सिर काट कर लाने वाले को 1 करोड़ इनाम देने की बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस देश के लोकतंत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है उसका सर कलम करके लाने वाले को मैं अपनी संपत्ति बेचकर 1 करोड़ का इनाम दूंगा। अपने इसी बयान के कारण कुंदन चंद्रावत संघ में सभी पदों से हटाए जा चुके हैं, लेकिन केरल में लेफ्ट और संघ के कार्यकर्ताओं की हिंसक झड़प को लेकर नई बहस शुरू हुई है। संघ और बीजेपी के तमाम नेता पूछ रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता से गलती हो तो असहिष्णुता, लेकिन लेफ्ट वाले 100 खून भी कर दें तो माफी क्यों? मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पूरा देश भर इस वारदातों को लेकर चुप कैसे, और क्या उनको इनटॉलरेंस के नाम पर हत्याएं होती हुई नहीं दिखाई दे रही, या जिस तरीके की दरिंदगी वहां हो रही है वो इनको दिखाई नहीं दे रही। ये बयान सुनकर आपको भी लग सकता है कि देश में अगर वामपंथियों पर संघ कार्यकर्ताओं के कत्ल के आरोप लग रहे हैं तो हल्ला क्यों नहीं हो रहा है। देश में अगर आरएसएस कार्यालय पर बम फूटता है, आरोप सीपीएम पर लगता है, तो असहिष्णुता की बहस क्यों नहीं होती। राष्ट्रवाद और देशद्रोह की बहस के बीच क्यों केरल की खूनी हिंसा पर चर्चा तक नहीं की जाती। इसीलिए आज एबीपी न्यूज ने कुछ खास जानकारियां आपके लिए रिसर्च करके निकाली हैं। ये पता करने की कोशिश की है कि केरल में लेफ्ट और संघ की खूनी राजनीति के पीछे का सच क्या है। क्या वामपंथियों के गढ़ में दक्षिण पंथ की सियासत करने वालों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। देश का जो राज्य केरल साक्षरता दर के मामले में सबसे अव्वल है, आखिर लेफ्ट के उस गढ़ में सियासत एक दूसरे के खून की प्यासी क्यों हो जाती है। खासकर केरल के कन्नूर जिले में, जहां हाल ही में संघ और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के कत्ल और हमले की वारदातें बढ़ी हैं। यहां की खूनी राजनीति के लेफ्ट राइट का सच हमने खंगाला तो पता चला कि केरल में जितनी हत्याएं हुई हैं उनमें से अकेले 36% सियासी मर्डर कन्नूर जिले में हुए हैं। केरल के कन्नूर जिले में पिछले 16 साल में संघ और सीपीएम के कार्यकर्ताओं के कत्ल की वारदात लगभग बराबर रही है। कन्नूर पुलिस ने एक आरटीआई के जवाब में बताया कि 16 साल में अगर कन्नूर में आरएसएस बीजेपी के 30 कार्यकर्ता मारे गए तो इन्हीं 16 साल में
कन्नूर में सीपीएम के भी 30 वर्कर मौत के घाट सियासी रंजिश में उतारे जा चुके हैं। इसीलिए संघ, बीजेपी और लेफ्ट के नेता एक दूसरे पर हिंसा करने, हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। 8 महीनों से जो घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार की हिंसक वारदातें हो रही है, उससे ये लगता है कि अब समय आ गया है कि कोई उच्च स्तरीय अधिकारियों ने, उच्च स्तरीय एजेंसी ने उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इस तरह की घटनाएं केरल में और कुछ और जगहों पर दिखाई पड़ रही है, वो इस बात का प्रतीक है कि उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, उनका जो संविधान है उस पर विश्वास नहीं है। क्योंकि आरएसएस के जो हिंसा के कार्यक्रम हैं उसको क्योंकि वो रोक रहे हैं, दंगा लगाने का, जो फसाद लगाने का जो है उसको रोक रहे हैं, इसलिए वो हड़बड़ा करके ये बात कह रही है। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हुए हमले ने संघ को पहली बार सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार संघ और संघ से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेफ्ट पर हिंसा प्रायोजित करने का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए अब ये समझना जरूरी हुआ, क्या लेफ्ट के शासनकाल में ही राजनीतिक हिंसा बढ़ जाती है। केरल के कन्नूर में 16 साल के दौरान राजनीतिक हत्याओं का आंकड़ा देखने पर पता चलता है कि ये खूनी राजनीति लेफ्ट की सरकार आते ही बढ़ी है। जैसे साल 2000 और 2006 से 2011 के बीच लेफ्ट की सरकार रहने के दौरान ज्यादा सियासी हत्याएं हुई। यही वजह है कि संघ विचारक राकेश सिन्हा वामपंथियों पर एक बड़ा आरोप लगाते हैं। वे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जब उनका बहुमत आता है तो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, जब वे अल्पमत में होते हैं तो वे अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं। अब ये समझना जरूरी हो रहा था कि आखिर क्या वजह है कि केरल में मर्डर राज पसरा हुआ है। इस बात को समझने के लिए हम वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन के पास पहुंचे। उन्होंने विचारधाराओं की लड़ाई को जिम्मेदार बताया। हमारी विचारधारा ही सबसे ऊपर है और हम लोग जो है उस सबसे श्रेष्ठ हैं और बाकी सब नीचे हैं। मार्क्सवाद भी हमारे लिए और जिस किस्म का राष्ट्रवाद संघ लेके आया है वो भी, और ये एक दूसरे पर प्रभुता जमाने की लड़ाई है। और उस प्रभुता में भी ये है कि हम ही सबसे ऊपर हैं, बाकी सब कोई नहीं है, और नहीं है तो उसको खत्म हो जाना चाहिए। विचारधारा के बीच वर्चस्व की जंग कैसे कत्लेआम में बदल गई, इसे समझने के लिए कुछ और आंकड़े हमने जुटाए। कई दशकों से केरल के कन्नूर में सीपीएम का गढ़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री विजयन कन्नूर से ही आते हैं, लेकिन पिछले एक दशक में केरल और खासकर कन्नूर में आरएसएस ने अपने पैर तेजी से फैलाए हैं। जानकारी मिली कि गुजरात जैसे राज्य में जहां संघ की 3000 शाखाएं ही चल रही हैं, वहीं केरल में आरएसएस की अब करीब 4600 शाखाएं चलने लगी हैं। सीपीएम के गढ़ कन्नूर में आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखा चलती है, जबकि सीपीएम अपनी 30,000 ब्रांच कमेटियों के दम पर जोड़ता है। कन्नूर एक ऐसा जगह है जहां जिसमें कई गांवों को पार्टी ग्राम कहा जाता है। पार्टी ग्राम का मतलब होता है कि उन गांवों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर किसी भी दूसरे संगठन के लोग, चाहे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हों, फॉरवर्ड ब्लॉक को हों, मुस्लिम लीग के हों या संघ के हों, वे उन गांवों में राजनीतिक उद्देश्य से नहीं जा सकते। तो संघ को रोकने के लिए कन्नूर में हिंसा हो रही है और कन्नूर की हिंसा के पीछे सीधे मुख्यमंत्री का हाथ है। अब वो इस देश को तोड़ना चाह रहे हैं, देश के सांप्रदायिक विभाजन करना चाह रहे हैं और यहाँ पे रूढ़िवादी तत्व को ले आना चाह रहे हैं और प्रगतिवादी को, चाहे विज्ञान में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे सब जगह पर उसको तोड़ना चाह रहे हैं। यही वजह है कि कन्नूर समेत केरल के दूसरे हिस्सों में विचारों की लड़ाई ने राजनीतिक हिंसा को सियासी संस्कृति के तौर पर दिया है। केरल में कार्यकर्ता मरता है तो उसका स्मारक बनता है, पार्टी उसे शहीद की तरह दिखाती है। विचारधारा और वर्चस्व की लड़ाई अब आरएसएस की 4600 शाखाओं और सीपीएम की 30,000 ब्रांच कमेटियों के बीच जारी है। इस लड़ाई का अंत कब, कहां, कैसे होगा, फिलहाल इसका जवाब कोई नहीं देता। तो इसीलिए आज आपको घंटी बजानी है खूनी राजनीति के खिलाफ। एबीपी न्यूज की राय है कि वैचारिक छुआछूत के नाम पर कट्टरवादी राजनीति को बंद करना चाहिए। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो फौरन फोन उठाइए और 8080740000 पर मिस कॉल दीजिए।
वैसे राजनीति के जानकार ये भी बताते हैं कि केरल में लेफ्ट राइट की खूनी सियासत की एक वजह बीजेपी का तेजी से आगे बढ़ना भी है। 2016 के विधानसभा में केरल में बीजेपी ने 10% वोट हासिल किए और एक सीट भी जीती थी। संभव है कि विचारों की रक्त रंजित राजनीति इसीलिए और बढ़ी। इसीलिए सवाल उठता है कि गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाले केरल में क्या हिंसा रोकी नहीं जा सकती? कुछ दिनों पहले केरल में जब संघ के स्वयंसेवक अपने नए गणवेश में इस तरह पथ संचलन करते निकले थे, तब पुलिस को सुरक्षा इंतजाम करने में पसीने छूट गए थे। वजह थी राज्य की खूनी राजनीति का इतिहास, जो वामपंथ शासित केरल में ही नहीं बल्कि वामपंथियों के दूसरे गढ़ पश्चिम बंगाल में भी खून बहाती है। देश में अगर राजनीतिक हत्याओं की बात करें तो केरल और पश्चिम बंगाल ये दो ऐसे राज्य हैं जो राजनीतिक रंजिश में होने वाली हत्याओं के गढ़ माने जाते हैं। 2012 में राजनीतिक रंजिश में हुई हत्याओं के मामले में पश्चिम बंगाल तीसरे और केरल 5वें नंबर पर था। 2013 में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर आ गया और केरल चौथे नंबर पर पहुंच गया। 2015 में केरल तीसरे नंबर पर आ गया। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े सियासी राज्य में अगर राजनीतिक हत्याएं होती हैं तो उसके पीछे वजह विचारधारा नहीं होती, लेकिन वामपंथी जड़ों वाले राज्य पश्चिम बंगाल और केरल में सियासी हिंसा के पीछे वजह विचारधारा क्यों बनती है? क्या इसके पीछे एक बड़ा कारण दोनों पक्षों की काडर वाली राजनीति भी है? कैडर फिर ऐसा अंधभक्त हो जाए जो अपनी बुद्धि छोड़ दे और फिर दूसरों के कहे में रहे या विचारधारा के मामले में इतना गुलाम हो जाए, पॉसिबली तभी हुए हैं जब इस किस्म के अंधानुयायी कैडर हो जाए जो तर्क छोड़ के सिर्फ विचारों को माने कि ये विचार इस किस्म के हैं कि इसके आगे बाकी किसी को नहीं खड़ा होना। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन ने जो हमें बताया उसके मुताबिक तो यही बात लगती है कि कार्यकर्ता चाहे आरएसएस का हो या फिर लेफ्ट का, वो अपनी विचारधारा के लिए कुछ भी करना चाहता है, लेकिन फिर यह हिंसा कैसे रोकी जा सकती है? अरविंद मोहन बताते हैं कि कानून व्यवस्था अगर राज्य का मसला है तो रोकने की जिम्मेदारी भी लेफ्ट सरकार की है। स्टेट एक कानून से चलता है तो स्टेट इसका मतलब काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं जो शासन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है या वो इनको छोड़ दे रहा है। तो अगर शासन और शासन की मशीनरी ढंग से काम करे तो वो भी काफी हद तक इसको रोक लगा सकते हैं। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि एक तरफ लेफ्ट है जो अब सिमट कर केरल में बचा है, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी जो पूरे देश में फैलने के बाद केरल में झंडा बुलंद करना चाहते हैं, और वैचारिक छुआछूत ने यहाँ कट्टरवादी राजनीति को ऐसा बढ़ावा दिया कि सियासी वर्चस्व के लिए कार्यकर्ता कुर्बान किए जा रहे हैं। और घंटी बजाओ की अगली खबर आपको दिखाएं उससे पहले लखनऊ में संदिग्ध आतंकी से चल रहे एनकाउंटर का अपडेट बता दें। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में चल रही मुठभेड़ में नई जानकारी मिली है कि 1 से ज्यादा संदिग्ध आतंकी हैं। पुलिस ने घर की छत काट कर देखा तो कम से कम 2 लोग पुलिस को दिखाई दिए हैं। घंटी बजाओ में आगे बढ़ते हैं और अब देखिए भारत में घूसखोरी की पोल खोलने वाली रिपोर्ट। एशियाई देशों में घूसखोरी के मामले में भारत टॉप पर है। भारत में सरकारी काम करवाने के लिए 69% भारतीयों को किसी न किसी रूप में घूस देनी पड़ती है, यानी 10 में से 7 भारतीयों को कभी न कभी घूस देनी पड़ती है। ये कह रहा है दुनिया भर में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ताजा सर्वे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक भारत में घूसखोरी की टॉप कैटेगरी जान लीजिए। 85% मामलों के साथ पुलिस इसमें टॉप पर है। 84% मामलों के साथ सरकारी बाबू दूसरे नंबर पर है। सर्वे में भारत में घूसखोरी में कंपनियों के अफसर 79%, नगर पालिका और नगर निगम के पार्षद 78%, सांसद 76%, टैक्स अफसर 74%, धर्म की राजनीति करने वाले नेता 71% और इंसाफ देने वाले जज मजिस्ट्रेट 66% और सरकारी अफसरों को 59% मामलों में भ्रष्ट बताया गया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में पाकिस्तान की तस्वीर भारत से अच्छी है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 40% लोगों को सरकारी काम के लिए घूस देनी पड़ती है। चीन इस सर्वे में चौथे नंबर पर है, जबकि जापान को एशिया का सबसे कम भ्रष्ट देश बताया गया है। वहाँ सरकारी रिश्वत के मामले महज 0.2% हैं, यानी नहीं के बराबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एशिया प्रशांत के 16 देशों में
20,000 लोगों से सर्वे करके ये नतीजा निकाला है।